अब यहाँ पर क्या कहानी है, आज का जो टॉपिक है वो बात कर रहा है कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, फिर से मुझको सारी की सारी बातें इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कॉल पेड इन एडवांस। क्लियर? कॉल पेड इन एडवांस। मुझको फिर से सारी की सारी बातें इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलनी। ठीक है, आपको हमेशा इसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अभी तक की कहानी पे मैंने क्या बात करी कि हमारी कंपनी क्या करती है भैया, शेयर इशू करती है। समझ में आ रहा है? हमारी कंपनी क्या कर रही थी, शेयर इशू कर रही है। और मैंने बताया था शेयर इशू करने के हमारे पास दो तरीके थे। एक में तो पैसा एक साथ मिलता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, लमसम, एक साथ, याद आ रहा? और एक तरीका मैंने किसका बताया था, इंस्टॉलमेंट वाला आपको बताया था। ठीक है, जिस पे हमने बात करी थी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, इस तरीके की बातें। अब इस चीज़ को समझते हैं, एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ। मान लेते हैं हमारी कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर 10,000 शेयर्स इशू करे। कितने शेयर? 10,000 शेयर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब कंपनी क्या करती है, एक शेयर की कीमत वो बोलती है भैया 10 रुपये। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही? एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा तो कहाँ पर मांगती है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड एंड फाइनल कॉल में। सुनना ध्यान से। एप्लीकेशन में 2 रुपये मांगती है, अलॉटमेंट में 3 रुपये मांगती है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये मांगती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपये मांगती है। इतनी बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन समझ में आई आपको, अलॉटमेंट आपको समझ में आई, फर्स्ट कॉल आपको समझ में आई, सेकंड एंड फाइनल कॉल आपको समझ में आई। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरे पास मान लेते हैं राम है। राम कौन है? अ शेयर होल्डर। ठीक है जी, राम कोई क्या एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है। सॉरी, कितने शेयर हैं? 500 शेयर्स है। राम को एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है? 500 शेयर है। अब इसकी कहानी को समझना ध्यान से। मैंने कहा इसने एप्लीकेशन अपने टाइम पर दी। आप मुझे बोलोगे टाइम पे देने का मतलब एप्लीकेशन का जो टाइम था उस टाइम दी, अलॉटमेंट अपने टाइम पर दी, मतलब जब इसका टाइम था तब दी। लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पर इसने सेकंड कॉल भी दे दी। तुम बोलोगे ये क्या चीज़ है? मैंने कहा सुनो, मैं इसको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा मान लेते हैं जनवरी 1 में एप्लीकेशन का टाइम था, पैसा भी कम मिला, जनवरी 1 में मिल गया इसका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट मैंने कहा मान लेते हैं फरवरी 1 में थी, अलॉटमेंट का पैसा भी कम मिल गया फरवरी 1 में। तो यहाँ तक तुमने कहा ये तो बिल्कुल पहले की तरह ही बात है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब मैंने कहा समझो आप यहाँ पर, मैंने कहा मान लेते हैं कि मार्च 1 में फर्स्ट कॉल मिलनी थी। मार्च 1 में क्या मिलनी थी? फर्स्ट कॉल। और इसी के साथ अप्रैल 1 में सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब सुनना ध्यान से, जो आपके पास ये व्यक्ति है कौन, राम, जिसके पास कितने शेयर थे? 500 शेयर। इसने क्या करा, मार्च 1 में फर्स्ट कॉल के तो पैसे दिए, साथ में सेकंड एंड फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। नहीं आया समझ में? इसका मतलब सिर्फ अब यहाँ पर ध्यान देना, आप सिर्फ ध्यान देना यहाँ पर, कहाँ पर, फर्स्ट कॉल में। आप सिर्फ ध्यान देना यहाँ पर, सिर्फ फर्स्ट कॉल पर आप ध्यान दो। अब सुनना ध्यान से, फर्स्ट कॉल में 500 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मिले, साथ में 500 मल्टीप्लाई बाय 3 भी मिले। अब आप मुझको बोलोगे ये तुम क्या समझा रहे हो? मैंने कहा सुनना ध्यान से। देखो, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी, ये तो इसने दिया ही, लेकिन साथ में इसने ये भी दे दिए 500 मल्टीप्लाई बाय 3। आई बात समझ में? ऐसा आप समझ लो कि एग्जाम्पल मान लेते कि कोई स्टूडेंट क्या करता है कि एक साथ 4 महीने की फीस दे देता है। तो अगर आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो उसको फीस कैसे मिल गई, एडवांस में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। इतनी बात समझा पाया मैं? पक्का? आ जाते हैं बुक में आते हैं। बुक क्या बोलती है, कॉल्स पेड इन एडवांस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने है भाई बात? बिल्कुल गलत जवाब। फर्म तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कंपनी। कंपनी मेरे भाई, फर्म जैसी कहानी कुछ नहीं है। आप सारी की सारी बातें आप
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, यहाँ पर है कॉल्स पेड इन एडवांस, लिख रहे हैं अ शेयर होल्डर मे पे अ पार्ट और अ होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड। नॉट येट कॉल्ड मतलब अभी तक मांगी नहीं गई थी, upon his share in order to save himself the trouble of paying different calls at a different times. Thus, the amount of the future calls is received in advance by the company. According to Section 50 of the Companies Act 2013, such amount of calls in advance can be accepted by a company only when it is authorized by its articles of association. Simple सी बात है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अगर सोचो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, उसको अगर कॉल्स एडवांस में मिल गई तो क्या मैं इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? पक्का आया ना? अगर लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ तो बताओ कहाँ पर? हाँ, नीचे क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट में। तो ये देखो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में क्यों आ रही है। आई बात समझ में? क्योंकि तुम तेज बच्चे तो तुम बोलोगे इसका मतलब जब तुमने हमें पुराना टॉपिक पढ़ाया था कौन सा, कॉल्स इन अरियर, वो कहाँ पर हारी थी? डेबिट में लिखते रहते। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? पक्का लिख रहे कि व्हेन द अमाउंट ऑफ अ कॉल्स इन एडवांस इज रिसीव्ड इट इज क्रेडिटेड टू अ न्यूली ओपन अकाउंट, जिसका नाम क्या है? कॉल्स इन एडवांस। एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। इतनी मेरी बात समझ में आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और क्या लिख रहे हैं कि कॉल्स इन एडवांस इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटीज। 2 मिनट खुद को दो, सोचो जरा, एक बार शेड्यूल 3 में चल जाओ। आपके दिमाग में भैया कंपनी की बैलेंस शीट आनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? कंपनी की बैलेंस शीट। खोलो अपनी बुक में कंपनी की बैलेंस शीट भाई, अपनी बुक में आप फटाफट से कंपनी की बैलेंस शीट खोलो। कौन सा था? शेड्यूल 3। क्या था भाई शेड्यूल? तुमने कहा क्या था? शेड्यूल 3 पार्ट कौन सा था? पार्ट फर्स्ट। फटाफट से खोल दो शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट। खोल दिया? शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट में कहाँ चल जाओगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर चल जाओ। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर चल जाओ और वहाँ पर देखो कि आपको करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ का हेड दिख रहा है। कहाँ पर है? दिखाओ। आपको करंट लायबिलिटीज़ दिख रही है, करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ दिख रही है। कौन से नंबर पर है? सी पर है ना? सी पर क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज़। तो इसमें क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा। आई बात समझ में? रेफरेंस के लिए क्या है? पेज नंबर क्या है? 9.4 या 9.5? 9.4 और 9.5 पर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा। इन फ्यूचर व्हेन द कॉल इज मेड बाय द डायरेक्टर्स द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास। सबसे पहले तो हम यही करते हैं, शेयर कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल, ये तो आपको पता ही है। और जब पैसा एक्चुअल में जब मिलना था तब हम मैं क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। सिंपल है? पक्का? अच्छा, इसमें अब क्या समझना है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को समझो। अगर मुझको पैसा एडवांस में, मैं कौन हूँ? कौन? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंपनी को पैसा एडवांस में मिलता है तो उसके इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। कंपनी को कॉल्स इन एडवांस में किसके बारे में बात हो रही है? इंटरेस्ट देने के बारे में बात हो रही है। द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज डेट ऑफ द कंपनी। सिर्फ यहीं पर ही फोकस करो, डेट ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहा है कि जो कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड हुई है किसके तौर पर? कॉल्स इन एडवांस पर। क्या वो कंपनी के लिए डेट है? थोड़ा सा आराम से दिमाग में सोचो, क्या वो कंपनी के लिए डेट है? अगर, अरे क्यों नहीं है भाई? जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और जब मैं उनसे एडवांस में फीस लेता हूँ तो क्या वो मेरे लिए एक तरीके का डेट नहीं क्रिएट करता? क्या मेरे लिए वो लायबिलिटी नहीं बनती है कि मुझको अब उनको 1 महीने तक पढ़ाना ही है? सोचो। तो अगर कंपनी को पैसा अगर एडवांस में मिल जाएगा, द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज अ डेट ऑफ द कंपनी। 2-3 मिनट यहाँ पर लगाओ, आराम से सोचो जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी को भैया ड्यू डेट से पहले पैसा मिल गया, तभी तो है वो डेट। भाई डेट था तभी तो देखो यहाँ पर कहाँ तुम दिखा रहे थे? करंट लायबिलिटीज़ में, अदर करंट लायबिलिटीज़ के हेड पर तुम दिखा रहे थे। तभी तो तुमने कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर कहाँ पर लिखा? क्रेडिट में। तभी तो L+ का रूल लगा। अब समझो, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? उसके बाद बोले इट इज़ लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ अ रिसीव टिल द डेट व्हेन द कॉल इज ड्यू फॉर द पेमेंट। भैया लायबल है कंपनी काई के लिए? इंटरेस्ट देने के लिए। कंपनी क्या है? लायबल है। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी को एडवांस में पैसा मिल गया तो कंपनी को उसमें क्या देना पड़ेगा भाई? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेन चीज़ है कि कहाँ से कहाँ तक देना है। नोट्स बहुत तरीके से बनाना भाई कि वो इंटरेस्ट हम कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। बोले डेट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ रिसीट टिल द डेट व्हेन द कॉल इज ड्यू फॉर पेमेंट।
डेट ऑफ रिसीव टिल द डेट व्हेन द कॉल इज ड्यू फॉर पेमेंट। एग्जाम्पल में मैं वापस से चलता हूँ, देखो ड्यू डेट क्या थी, मैंने कहा मान लो अप्रैल 1 थी, लेकिन मिल कब गया था, मार्च 1 में, तो मार्च 1 से लेके अप्रैल 1 तक का मुझको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ, देखो सुनना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, समझना, द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज अ डेट of the company. It is liable to pay interest on calls in advance from the date of receipt till the date when the call is due for payment. इतना समझो इसको, पक्का। Generally the articles of the company specify the rate at which the interest is payable. अभी मैंने बताया, सिंपल आप समझो, आर्टिकल्स मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बस उससे ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। जनरली द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज पेबल, तो जो वहाँ पर लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। हाउएवर इफ द आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन सच रेट, खुद को सोचो दिमाग में क्या बोल रहा है वो, कि अगर भैया आर्टिकल्स में रेट नहीं दिया गया, तो मैं किसकी मदद लूँगा, टेबल एफ ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। किसकी मदद लेंगे, टेबल एफ, किसका, शेड्यूल फर्स्ट का, कहाँ पर है, कंपनीज एक्ट 2013 में, जो क्या बोलता है, शैल बी एप्लीकेबल विच लीव्स द मैटर टू द बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम रेट ऑफ 12% पर एनम। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही है? पक्का। जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो इसके पैरेलल पर तुम्हारे कॉल्स इन अरियर भी साथ में चलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर भी साथ में चलना चाहिए, तब जाके समझ में आएगी तुमको बात और ढंग से। It may be noted that interest on calls in advance is a charge against the profit of the company। जो मैं रेड कर रहा हूँ इसका मतलब बताओ क्या था, कहाँ पढ़ा है तुमने, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कहाँ पढ़ा है आपने, बताओ, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कहाँ पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा आपने भाई, बताओ। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कहाँ पर पढ़ा आपने, जल्दी से बताइए, कहाँ पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कहीं, कहाँ पर पढ़ा था? आप बोलोगे भाई हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में। जब हम पार्टनरशिप पढ़े थे वहाँ पर तुमने हमको बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तुमने बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो खर्चे आते हैं, सुनना ध्यान से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो खर्चे आते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो खर्चे आते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो भैया हमको देने ही देने हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमारे वो खर्चे आते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो हमने देने ही देने हैं। क्लियर हुआ? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है भाई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैक्सिमम कितना देंगे, कितना दे देंगे मैक्सिमम? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस मैक्सिमम की कितना देंगे? ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? ये बात कहाँ पर लिखी हुई? ये बात, ये मैक्सिमम जो हम 12% देने की बात है, कहाँ पर लिखी हुई? बोलो। टेबल एफ ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। आई बात समझ में या नहीं आ रही है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप समझ पाए? पक्का। एज सच द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज पेबल इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट। अगर भैया कंपनी के पास प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो भी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस तो देना ही देना पड़ेगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? पक्का। बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बना लोगे, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए बनाना, बिल्कुल तरीके के नोट। आगे, नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल इन एडवांस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाएगा तुमसे। 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या हम कॉल्स इन एडवांस में डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं? तो आंसर है उसका क्या है? नहीं। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ डिविडेंड क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे बताओ डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड क्या होता है बताओ? क्या होता है डिविडेंड? ये डिविडेंड क्या होता है भाई? ये बताओ डिविडेंड क्या होता है?
सर एक काइंड ऑफ शेयर होता है। शेयर नहीं होता है, डिविडेंड भैया पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट है। ध्यान से इस चीज़ को समझो पहले आप। हमारे पास कंपनी ने क्या करा, सुनो यहाँ पर कहानी को। हमारे पास कंपनी जो थी, हमारी कंपनी ने मार्केट में क्या इशू करे थे, शेयर इशू करे। शेयर इशू करने के बाद कंपनी को क्या मिला, पैसा मिला या नहीं मिला। कंपनी ने मार्केट में क्या इशू करे, शेयर्स इशू करे, बदले में क्या मिला, पैसा मिला। इस पैसे से वो क्या करेगी भैया, कंपनी बिजनेस करेगी। क्लियर हो रहा है। बिजनेस करने के बाद क्या कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी। अब इस प्रॉफिट का जो पार्ट वो अपने शेयर्स होल्डर्स को वापस कर रही है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिविडेंड बोलता हूँ। नहीं आया समझ में, फिर से समझाऊँ, सुनना ध्यान से। आपको इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। कंपनी मार्केट में क्या करती है, शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने के बाद कंपनी को क्या मिल रहा है, ये पैसा मिलता है। जब कंपनी को पैसा मिल रहा है तो उससे वो क्या करती है, बिजनेस करती है। बिजनेस करने के बाद क्या कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। इस प्रॉफिट का जो पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को वापस करेगी, इस प्रॉफिट का जो पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को वापस करेगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिविडेंड। अब आया समझ में या नहीं आ रहा, पक्का। इस प्रॉफिट का जो पार्ट हम क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को वापस करें, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इस प्रॉफिट का जो पार्ट कंपनी क्या करी, अपने शेयर होल्डर्स को वापस करी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इतनी बात समझ में आ रही। अब बुक में आओ वापस, तो क्या लिख रहे हैं, नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल इन एडवांस। एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाएगा तुमसे कि ये बोला जाएगा कि बताओ कॉल इन एडवांस में क्या डिविडेंड दिया जाता है या नहीं दिया जाता। आप बोलोगे नहीं दिया जाता, नो डिविडेंड पेबल ऑन कॉल इन एडवांस। फिर तुमसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं दिया जाता है, तो आप बोलोगे सिंस द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। क्या है, शेयर कैपिटल का पार्ट है? नहीं। किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, कॉल्स इन एडवांस किसका पार्ट है भाई। अभी तुमने देखा ना बैलेंस शीट में, कहाँ पर आता है, कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिट साइड में नहीं, लायबिलिटी साइड। कौन से, कहाँ पर आता है, लायबिलिटी में तो आता है। लायबिलिटी में कहाँ आता है, वो करंट लायबिलिटीज के अदर करंट लायबिलिटीज। बहुत बढ़िया। अब आया समझ में या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई भी तुमसे पूछे तो तुम उसको विद रीजन जवाब दे सकते हो ना। तुमसे पूछा जाएगा कि कॉल्स इन एडवांस में क्या डिविडेंड दिया जाता है, आप बोलोगे भैया नहीं दिया जाता है। वो पूछेंगे क्यों नहीं दिया जाता है, तो तुम बोलोगे भैया कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात। इसमें कोई भी चीज़ें दोबारा से समझानी हो, आगे बढ़ते हैं। आप सुना, द जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आर एज फॉलोज। अच्छा मैं तुमको बोलूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस क्या कंपनी के लिए खर्चा है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। जो जितने भी खर्चे होते मैं कहाँ पर दिखाता हूँ, डेबिट साइड। तो तुम्हें यहाँ पर देख के कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम समझ जाओगे यहाँ पर क्यों आ रखा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस तुम समझ जाओगे कि डेबिट में क्यों लिखा हुआ है, समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस दिया टू सन्ड्री मेंबर्स, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे काय का रूल लगाओगे, n माइनस का रूल लगाओगे, यहाँ पर काय का रूल लगाओगे, l प्लस का। इतने में कोई चीज़ समझानी तो बताओ, पक्का। जब आप पे कर दोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। ये समझ में आया, सेकेंड वाली, पक्का। उसके बाद क्या होता है, अब मैंने तुमको 11th में भी समझाया था, मैंने कहा जितने भी तुम्हारे पास नॉमिनल होते हैं, जितने भी आपके पास कौन से होते हैं नॉमिनल अकाउंट, उनकी हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री। जितने भी मेरे पास क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट, उनकी हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग बड़ी सिंपल है, देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कहाँ पर है, कहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिट में। ऊपर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR2 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, पक्का। पहली वाली समझ में आई, दूसरी वाली समझ में आई, पहली समझा पाया मैं आपको, ये दूसरी वाली समझा पाया, तीसरी समझा पाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट क्या लिखा हुआ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन इट विल बी 12% पर एनम। कोई दिक्कत तो नहीं है। और एडवांस के लिए, अरियर्स के लिए क्या था, अरियर्स के लिए क्या था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स क्या था, 6%। बिल्कुल। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो इसी तरीके से गधों की तरह जवाब दोगे। सुनना ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, नोट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन इट विल बी 12% पर एनम। और कॉल से अभी मेरे सामने मत देखो दोबारा, क्या है 10%। आ रही मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तो मैंने तुमको फिर कहा कि इस क्लास आगे पढ़ने के साथ साथ पुराना, नहीं तो ये चैप्टर आएगा ही नहीं समझ में, आएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। जब नोट्स भी बनाओगे तो पैरेलल बनाना, कॉल्स इन अरियर एक साथ, कॉल्स इन एडवांस एक साथ, कॉल इन इंटरेस्ट भी दोनों के आमने सामने, ठीक है। यहाँ तो कोई चीज़ जो दोबारा से समझाऊँ, पक्का। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, अब देखो, अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन बहुत भारी है भाई, बुक को छोड़ दो, यहाँ पर देखो
एक एक क्वेश्चन बहुत तरीके से तुमको क्या करना है। रमन लिमिटेड है कंपनी का, क्या नाम है? रमन लिमिटेड। तुम्हें लिमिटेड वर्ड देखते ही सर क्या चीज़ समझ में आई? पब्लिक कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तुमने कहा उसने कितने शेयर इशू करे? 20,000 शेयर्स इशू करे। एक शेयर की कीमत है कि कितने रुपए? 10 रुपये। एट पार से आप क्या समझ रहे हो? पार मतलब पार मतलब नॉमिनल वैल्यू। प्राइस ऑफ वन शेयर, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा कैसे करके 10 रुपये मांगे? देखो कंपनी ने 2.5 रुपये कम मांगे 1 मई 2023 को एप्लीकेशन में, 2.5 रुपये कम मांगे अलॉटमेंट में, पेएबल ऑन 1 जुलाई 2023, और 2 रुपये कम मांगे फर्स्ट कॉल पेएबल ऑन 1 अक्टूबर 2023। बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल वो कम मांगे 1 फरवरी 2024। ये बैलेंस में क्या आएगा? बैलेंस में कितने रुपए आएंगे बताओ? ये बैलेंस में कितने रुपए आएंगे? ये बैलेंस में, ये बैलेंस में जल्दी बताओ। रमन लिमिटेड ने इशू करे 20,000 शेयर्स, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। किस पे करे? पार पर करे हैं। 2.5 रुपये किस पे मांगे? एप्लीकेशन पर मांगे हैं। 2.5 रुपये किस पे मांगे? अलॉटमेंट पे। 2 रुपये किस पे? फर्स्ट कॉल पर। ये 3 बैलेंस रुपये। कितना आ जाएगा? 3 रुपये आ जाएगा। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। ये सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने क्या बताया था? हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव, ठीक है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी ने 20,000 शेयर्स करे इशू, और उसको 20,000 के लिए क्या आ गई? एप्लीकेशन आ गई। अब सुनते हैं। एक कोई शेयर होल्डर है जिसका नाम ए है, हु हैड बीन अलॉटेड 200 शेयर्स, पेड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल विद अलॉटमेंट। जैसे ही तुमने ये पढ़ा, यहाँ से ये पढ़ के तुम्हें क्या बात समझ में आई? जैसे मैंने जो हाईलाइट किया, ये जैसे पढ़ा आपने, क्या समझ में आया आपको? जो अलॉटमेंट का पैसा था, जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा था, उसने अलॉटमेंट के साथ ही तो दे किसका केस है? इतना पढ़ने के बाद किसका केस है? कॉल्स इन एडवांस। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है। इस व्यक्ति ने क्या करा? अपनी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के साथ दे दी। तो आपने कहा कि भाई ये केस किसका है? कॉल इन एडवांस का है। क्लियर हुआ? जब आप ये समझोगे तो खुद से ना आपको उसी टाइम ये बताना है कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है। कहाँ पर आएगी? अदर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, उसके बाद Other अदर करंट, बस यही। तो इसमें तुम्हें 2-3 सेकंड लगेंगे, फटाफट से तुम्हारा साथ में रिवाइज हो जाएगा। एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसका नाम है बी, उसके पास 100 शेयर है, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द बैलेंस शीट। इससे तुमने जैसे ही पढ़ा क्या समझ में आया? बी के बारे में जब तुमने लाइन पढ़ी क्या समझ में आया? बी के बारे में जैसी लाइन पढ़ी, शेयर होल्डर बी होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या समझ में आया? बोलो। डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या समझ में आया? डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या समझ में आया? शेयर होल्डर बी होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या समझ में आया? बताओ। फाइनल उसने 100 शेयर के पैसे नहीं दिए। कौन से केस? फाइनल कॉल पे। हाँ, एक शेयर होल्डर था बी जिसके पास 100 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये तो मैं इसकी हिंदी समझ गया, लेकिन ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? जैसे तुमने पहली वाली लाइन सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल गलत जवाब है। तुमने फिर से तुमने Call in गधों वालों arrears। का जवाब दिया है। सुनना इन दोनों के बीच में, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन तो हमेशा देखो, सिंपल सा समझो। जैसे मैंने वर्ड बोला, क्या मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव। यही तो मैंने बताया 3 ही केस हो सकते हैं, या तो भैया ज़्यादा मिल जाएगी, या कम मिल जाएगी, या बराबर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की तो बात हुई नहीं ना यहाँ पर। मैं जब इसको पढ़ रहा हूँ कि एक शेयर होल्डर बी था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने मुझको फाइनल कॉल नहीं दी बैलेंस शीट की डेट तक, तो मैं बोलूँगा भाई ये केस किसका है? कॉल इन अरियर्स का। आई बात समझ में? हाँ, दे दो एंट्री। कॉल्स इन अरियर, ठीक है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन का लेवल क्या हो गया? बढ़ने लग गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? अब क्वेश्चन का लेवल क्या हो गया? बढ़ने लग गया। अगर आप पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो अब यहाँ से क्वेश्चन होंगे ही नहीं, क्योंकि पुराना भी मुझको साथ में क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करके चलना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन नंबर 14। यहाँ पर क्या है, कॉल्स इन एडवांस भी है एंड कॉल्स इन अरियर्स भी है। ठीक है, आ जाओ फिर। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या था, रमन लिमिटेड ने इशूड करे 20,000 शेयर्स। एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। ये 10 रुपये मांगे, 2.5 रुपये किस पे, एप्लीकेशन में 2.5 रुपये का आई पर, अलॉटमेंट में 2 रुपये का आई पर फर्स्ट कॉल में, और बैलेंस का आई पर सेकेंड कॉल पर। ठीक है, सारे के सारे शेयर क्या हो गए मेरे पास, सब्सक्राइब्ड हो गए, सबके पैसे मुझको मिल गए। सिर्फ किसको छोड़कर, एक शेयर होल्डर ए था और एक शेयर होल्डर क्या था, बी था। जो शेयर होल्डर ए था जिसके पास 200 शेयर्स थे, जिसके पास क्या थे 200 शेयर्स थे, उसने क्या करा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ दी। एक दूसरा शेयर होल्डर था बी जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने मुझको फाइनल कॉल नहीं दी, कब तक, बैलेंस शीट तक। लेकिन अब मैं जैसे ही ये पढ़ रहा हूँ, जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो मुझको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं पुराना छोड़ दूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए ही क्या होता है कि बच्चे कंपनी के क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं और एक टाइम बाद अब से तुमको लगने लगेगा कि भाई कंपनी के क्वेश्चन मुझसे हिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अब हर एक क्वेश्चन में पुरानी सारी बातें मिक्स हो के आती रहेंगी। इसलिए अब से ये चैप्टर तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर बनने वाला है। तो इसका एक सिंपल सा क्या है कि पुराना बिल्कुल मैं रिवाइज करके चलता रहूँ। समझ में आया? एक क्वेश्चन में तुमको अभी क्या दिखने लग गया, देखो एडवांस भी आ रहा, अरियर्स भी आ रहा है। अब बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। फिलहाल इनको कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट समझ लो। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज पेबल बाय द कंपनी और ऑन एनी कॉल इन एडवांस। ठीक है, अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट मुझको 4% बोल रहे हैं तो मैं 4% ही लेके चलूँगा। ठीक है, पक्का। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑन 1 फरवरी 2024। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसका इस तरीके से फॉर्मेट बना लोगे स्केल की मदद से। किसकी बुक पर आप काम कर रहे हो, आप रमन लिमिटेड की बुक पर आप काम कर रहे हो, जर्नल करेंगे। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें तो कुछ परेशानी नहीं आई ना, एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं है। तो पहली वाली तो सिंपल हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। सिर्फ यहाँ पर देखो कुछ भी चीज़ समझानी हो, क्या आपको डेट समझ में आई, कि आपको पहली वाली जो देखो May 1 कहाँ से है, ये दी हुई देखो, एप्लीकेशन का पैसा मुझको कब मिला, May 1 में मिला। तो मैंने क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 समझ में आया। 50,000 कहाँ से है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, कोई दिक्कत तो नहीं है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अच्छा मैं अलॉटमेंट देनी कब चालू कर रहा हूँ, तो उसकी डेट क्या है 1 जुलाई। तो आप देखोगे, देखो एप्लीकेशन का पैसा भी मैंने कब ट्रांसफ़र किया है, जुलाई 1 में किया है। नहीं आया समझ में? तो मैंने लिख दिया शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल 50,000। इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। क्या नरेशन लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है, पक्का। या इनमें कुछ समझाऊँ, पहली वाली में कुछ समझाना हो, दूसरी वाली में कुछ समझाना हो, पक्का। तीसरी मेरे पर ड्यू की आ रही है, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल 50,000, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल 50,000। अब तुम मुझे बोलोगे कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पर यहाँ पर जो ये था ना, कौन, शेयर होल्डर ए, इसने क्या करा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के पैसे किसके साथ दिए, अलॉटमेंट के साथ। आप मुझे बोलोगे कि एक शेयर होल्डर था ए जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के पैसे किसके साथ दिए, अलॉटमेंट के साथ। ये वाली बात हुई। तो देखो इसकी ट्रीटमेंट, ये ड्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली में बताओ नो, पक्का। इसके बाद क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये जो नई चीज आई, इतना समझा पाया मैं, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉल्स इन एडवांस, अगर कंपनी को पैसा एडवांस में मिल जाए तो कंपनी के लिए क्या होता है अगर कंपनी को पैसा एडवांस में मिलता है तो क्या होता है कंपनी के लिए,
अगर कंपनी को लाइबिलिटी बनाती है, लाइबिलिटी, ये 200 मल्टीप्लाई बाय 5 समझ पा रहे हो आप? ये 5 कहाँ से आया बताओ? ये 5 कहाँ से आया बताओ? ये 5 कहाँ से आया बताओ? अलॉटमेंट का वो है कम, वो क्या 2.5 था ना, तो वही है। बिल्कुल गधों वाला जवाब दिया है तुमने। अब सुनना ये तो था, नहीं नहीं 2.5 नहीं मेरे भाई नहीं, सुनो लाइन ध्यान से। शेयर होल्डर ए हु हैड बीन अलॉटेड 200 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मेरे भाई, फर्स्ट 2 रुपए की थी, ये 3 रुपए था, तब 5 बने। अच्छा, नहीं समझे बात को? ये चैप्टर आएगा ही नहीं समझ में अगर इसमें तुम प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे। अब ये 5 समझे या नहीं समझे? तुम्हारा दिमाग इसको 2.5 बोल रहा है, जबकि 2.5 नहीं है, ये है 2 और ये 3 2 और 3 है, तभी तो आएगा वो एडवांस में। अब बताओ, क्या मैं ये पहली वाली में कुछ चर्चा करूं, दूसरी वाली में कुछ करूं, ये थर्ड वाली में कुछ करूं, ये फोर्थ वाली में कुछ करूं? ये समझ में आया? इतना समझा पाया मैं ढंग से? ये 5 समझे तुम, ये 2 + 3 समझ जाओगे। 2 रुपये का एक है भैया फर्स्ट कॉल के, 3 रुपये का एक है सेकंड एंड फाइनल कॉल के। ये 51,000 समझ गया। आप बोलोगे भैया 51,000 में से 50 तो मिलने ही थे और 1,000 मुझको काय पर मिले एडवांस में, तो टोटल क्या हो गया 51,000। पक्का? आगे बढ़ जाऊँ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी, फर्स्ट कॉल DIR टू शेयर कैपिटल 40-40 समझे? मुझे बता सकते हो 40-40 कहाँ से आया होगा? ये 40-40 कहाँ से आया? फर्स्ट कॉल DIR टू शेयर कैपिटल 40-40 कहाँ से आया? बताओ बताओ, ये 40,000 कहाँ से आया? शेयर फर्स्ट कॉल DIR टू शेयर कैपिटल 40,000 कहाँ से आया बताओ? सर क्योंकि वो ये बोलो 2 रुपीज़ था ना, तो फिर मल्टीप्लाई हो गया। तुमने बोला भैया 20,000 शेयर्स था और 2 रुपये की फर्स्ट कॉल थी, तो कितना हो गया? Multiply हो गया। 40। नहीं समझे? समझ गए। शेयर फर्स्ट कॉल DIR टू शेयर कैपिटल 40,000। पक्का? इतनी बात समझ में आई है? इसको समझाऊं? समझ गए। पक्का? अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना स्टार्ट करना है। तुम बोलोगे भैया एक इसी 20,000 में 200 शेयर्स होल्डर्स, 200 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा कहाँ पर दे दिया था? किसके साथ दे दिया था? अलॉटमेंट के साथ दे दिया था। नहीं आया समझ में? ये देखो ना, शेयर होल्डर ए के पास 200 शेयर थे, इसने क्या करा था? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ दिया? अलॉटमेंट के साथ दिया। अब मैं पहुंच गया किस पर? फर्स्ट कॉल पर पहुंच गया। तो मैंने कहा यहाँ पर ये जो 40,000 आया, इस 40,000 को मैं लिख देता हूँ 19,800 समझाने के लिए, या चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसको पूरा ही लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया, ये तो था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये समझे आप? पक्का? अब मैंने कहा इस 20,000 में से 200 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पैसा किसके साथ दे दिया था? अलॉटमेंट के साथ। तो उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो नहीं आया समझ में? उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे ये तुमने क्या करा? मैंने कहा सोचो, जब कंपनी को जब पैसा एडवांस में मिला था तब तो मैंने कहाँ पर लिख दिया? क्रेडिट में लिख दिया। क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी बन रही थी ना। जब उसका रियल टाइम आया तब मैंने उसको क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया डेबिट में लिख के। आई बात समझ में? अब तुम बोलोगे यहाँ तो तुमने 1,000 लिखा और यहाँ तुम 400 लिख रहे, ऐसा क्यों? बताओ। यहाँ पे तो मैंने कितना लिखा? 1,000। यहाँ पर मैं कितना लिख रहा हूँ? 400। ऐसा क्यों बताओ? यहाँ पर तो 1,000 लिखा था और यहाँ पे भी क्योंकि जो कॉल्स एंड एडवांसेस है वो पहले ही आ गए थे ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर तो 1,000 था ना लिखा हुआ, यहाँ पर से मैंने 400 लिखा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ था ना कॉल्स एंड एडवांस में, इसकी वजह से। नहीं सुनो, तुम बोलोगे भाई ये 5 रुपये में, तुम बोलोगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा है, सेकंड कॉल का भी पैसा है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे खाली सिर्फ फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, बाकी 600 रुपये तुम यहाँ पे दिखा रहे होंगे। ये देखो। अच्छा, नहीं समझा पाया मैं? समझ। इतनी बात समझ में आई? तुम बोलोगे भाई 40,000 मिलने थे। अब सुनो, ऐसा बोलना है क्वेश्चन करते हुए, 40,000 मिलने थे, 40,000 मिलने थे, 400 पहले मिल गए। 40,000 मिलने थे, 400 पहले मिल गए, अब कितने मिलेंगे? 39,600। तुम बोलोगे भैया 40,000 मिलने थे, 400 पहले मिल गए, अब कितने मिलेंगे? 39,600। इतना समझा पाया? इस 1,000 में तुमको दिख रहा होगा कि भाई इसमें फर्स्ट कॉल भी है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी है। इसमें से मैंने भी कितने करे एडजस्ट? 400 करे, बचे के कितने? 600 में यहाँ पर कर दूंगा एडजस्ट।
इतना समझा पाया? अब से शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत आएगी। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर तुम मुझको बोलोगे कि भैया यहाँ पर एक बी भी था, एक शेयर होल्डर कौन था? बी भी था, जिसके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे। डिड नॉट पे उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री पहले आप ये समझो, पहले आप मुझको ये बताओ, क्या आपको 60,000 में कोई दिक्कत है? पहले आप मुझको ये बताओ, क्या आपको 60,000 में कोई दिक्कत है? मैं पूछ सकता हूँ ये कहाँ से आया? ये 60,000 कहाँ से आया ये बताओ? ये शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल DR2 शेयर कैपिटल कहाँ से आया? सर ये बचे हुए 600। हाँ, ये 60,000 हाँ, ये 60,000 पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये 60,000 कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? कहाँ से आ रहा है? सर ये क्या कहते हैं, ये 2 रुपीज़ था ना, और 3 रुपीज़ बचे हुए सेकंड कॉल के थे, तो उसको हमने 20,000 से वेरी गुड। तो तुमने बोला भैया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 तो ये हो गया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अब मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन हरियर DR2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब तुम मुझे बोलोगे भाई मुझे ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये समझने मतलब ये तुम मुझे बोलोगे भाई 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 60,000 समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि 600 रुपये का तो क्या था? एडवांस था। और जिसने पैसा नहीं दिया उसको मैं क्या बोलता हूँ? कॉल्स इन हरियर। तो जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे भैया 60,000 मिलने थे, कैलकुलेटर में 60,000 मिलने थे, 600 रुपये पहले मिल गए। 60,000 मिलने थे, 60,000 मिलने थे, 600 रुपये पहले मिल गए, 300 नहीं मिले। बोलो मेरे साथ, 60,000 मिलने थे, 600 पहले मिल ये गए, समझ में आ रहा है? 300 नहीं मिले, तो अब कितने मिलेंगे? 59,100। फिर से 60,000 मिलने थे, 600 तो पहले मिल गए। ये मैंने क्या करा? एडजस्ट कर दिया। ये मैंने क्या करा? एडजस्ट कर दिया। क्लियर हुआ? और ये जो 300 नहीं मिले तो नेट में कितना आ जाएगा? 59,100। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? क्वेश्चन ने क्या बोला? इंटरेस्ट भी देने के लिए बात करी गई थी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ association of the company, interest at the rate of a 4% per annum is payable by the company on any call in advance. On any call in advance, the interest was paid by the company to the shareholders on 1st February 2024. क्लियर हुआ? अच्छा, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट हम कहाँ से कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट की डेट कहाँ से कहाँ तक थी कैलकुलेट करने की? बोलो। फर्स्ट इंटरेस्ट ये देखो यार, ये देखो, ये the date of receipt till the date when the call is due for payment. The date of receipt till the date of receipt till the date when the call is due for payment. आया समझ में? the date of receipt till the date when the call is due for payment. क्लियर हुआ? अब इसकी वर्किंग देखो फटाफट से। सबसे पहला फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यही तो था एडवांस। ये 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर, समझ पा रहे हो? मैं समझाता हूँ, देखो मिला कब? 1 जुलाई को। मिलना कब था? अक्टूबर में। मिला कब? जुलाई पर। मिलना कब था? अक्टूबर पे। तो मैंने क्या लिख दिया? जुलाई टू अक्टूबर। अब तुम समझे ये वाली बात, वहाँ से लिंक करके। फिर सेकंड कॉल पर आ जाओ। सेकंड कॉल पर मिलना कब था? 1 फरवरी को। मिलना कब था? 1 फरवरी। मिला कब? जुलाई पर। तो जुलाई टू फरवरी, जुलाई टू फरवरी। काउंट करो, देखो ये तुम्हें 400 रुपये तो समझ में आए थे, 600 भी समझ में आया पक्का? मल्टीप्लाई बाय 3/12 और 7/12 समझ पा रहे हो? बताओ 3/12 कहाँ से आया? क्योंकि वो 3 मंथ्स के लिए था। कैसे करा? तो अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 तारीख है, और ये बच्चे में 7 आ जाएगा। तो ऐसे 4% समझ में आ गया। टोटल कर दोगे 18 आ गया। पहला क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस DR2 सेंट्री मेंबर, क्योंकि ये खर्चा है ना कंपनी के लिए, इसलिए इसको डेबिट में लिखा। फिर जब पे कर देंगे तो सेंट्री मेंबर DR2 बैंक, और क्योंकि ये नॉमिनल है उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR2 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। आया है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसकी तुम्हें कम से कम 2 से 4 8 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा ढंग से।